हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। 28 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को हम आज प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि 2020-21 वित्त वर्ष के लिए फिक्की ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो फिक्की ने भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, लेकिन फिक्की ने जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 8% नकारात्मक, यानी कि जो ये वित्त वर्ष रहेगा पिछले वित्त वर्ष की तरह ही ये 2020-21 का वित्त वर्ष जो रहेगा इसमें भी भारत की जीडीपी जो है वो नकारात्मक रहेगी। उसके बाद थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं, जैसे कि 2020-21 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो है 8% नकारात्मक। लेकिन अगर हम बात करें 2020-21 के वित्त वर्ष की तो ये 9.6% वृद्धि करेगा कि इस वर्ष में तो नकारात्मक रहेगी, लेकिन अगले वर्ष भारत की जो जीडीपी है वो 9.6% वृद्धि रहेगी। उसके पश्चात देखिएगा, हम बात करते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके पश्चात हम, क्योंकि ये अनुमान फिक्की ने लगाया है, तो फिक्की की स्थापना की बात करते हैं। तो फिक्की की जो स्थापना है वो 1927 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। और अगर बात करें फिक्की के अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष है उदय शंकर। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न से जितनी भी जानकारियां मिली मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब केवल फिक्की ने ही अनुमान नहीं लगाया है, बल्कि एक और रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न, आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो इसने कितना अनुमान लगाया है? जैसे कि फिक्की ने अनुमान लगाया था, सेम वही अनुमान, यानी कि 8% नकारात्मक। ऑप्शन ए ही 8% नकारात्मक ही फिक्की ने लगाया और 8% नकारात्मक जो अनुमान है यही आईएमएफ ने लगाया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी लगाया है। तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि ये तो 2020-21 का लगाया है, लेकिन अगले वर्ष की अगर हम बात करें तो आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020-21 के लिए तो 8% नकारात्मक और 2021-22 यानी कि अगले वर्ष के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 11.5% वृद्धि का लगाया है। उसके बाद आईएमएफ के बारे में, क्योंकि अनुमान तो आईएमएफ ने लगाया है, तो आईएमएफ के बारे में अगर हम पढ़ें तो आईएमएफ की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में। मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। इसके प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जोर्जगीवा। बात करते हैं इसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं और अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस राज्य में एक अभियान, पंख नामक अभियान जो है ये शुरू किया गया? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंख नामक अभियान जो है ये अब शुरू किया गया? तो पंख नामक जो अभियान है ये कहां पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपका एकदम सही रहेगा। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से है, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। किस अवसर पर? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी जो होता है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है और इसी अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख नामक अभियान शुरू किया है। ये किस योजना के तहत शुरू किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। उसके पश्चात बात करें अगर हम इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है बालिकाओं को सशक्त बनाना और उनका विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। अब देखिए पंख, PANKH, तो पंख की फुल फॉर्म भी पढ़ते हैं। पी से प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करना,
ए से अवेयरनेस ऑफ दियर राइट्स, यानी कि जो महिलाओं के लड़कियों के अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक करना। एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज, एच से हेल्थ। तो इस प्रकार से पंख की फुल फॉर्म भी हमने पूरी तरह से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ, चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। 2 एक्सप्रेसवे पर, यानी कि 2 एक्सप्रेसवे ऐसे बनाए हैं जिन पर की हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? अब ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य बना है एकमात्र भारत में जो कि 2 एक्सप्रेसवे ऐसे बनाए हैं कि युद्ध की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में या जरूरत पड़ने पर जो हाईवे हैं उन हाईवे पर भी वो जो हाईवे है उन पर भी हवाई हवाई जहाज है, एरोप्लेन्स जो है उनको उतारा जा सकता है। जो लड़ाकू विमान है, सुखोई है, उनको इन जो हाईवे है इन पर उतारा जा सकता है। तो बात करते हैं पूरी जानकारियों की। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पे आती है कि देखिएगा अभी कौन सा ऐसा हाईवे बनाया है। फोटो में आप लोग देखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास में ये लंबाई जो हवाई पट्टी है ये बनाई गई है। इसकी लंबाई 3300 मीटर है, यानी कि लगभग 3300 मीटर, 3 किलोमीटर 300 मीटर की हवाई पट्टी है जिसपे आसानी से लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है। इससे पहले भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है इस पर भी हवाई पट्टी बनाई गई है। उसके पश्चात एक उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक उद्देश्य है कि देश के पूरे उत्तरी भाग को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का कार्य जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है पांचवा कि जर्मन वॉच, ये जर्मन वॉच ने एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सूचकांक 2021 जो है वो जारी किया है। तो इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जर्मन वॉच ने ये क्लाइमेट सूचकांक जारी किया है जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 7वां, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित देश है 10, उनमें भारत को शामिल किया गया। भारत का स्थान कौन सा रखा गया है? 7वां स्थान रखा गया। और ये जो सूचकांक है, जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क सूचकांक है, इस वर्ष 2021 में इसका 16वां संस्करण है। सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मोजाम्बिक, दूसरा है जिम्बाब्वे और तीसरा है बहामा। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष देश हैं। उसके पश्चात ये सूचकांक जलवायु संबंधी भयावह जलवायु घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, हीटवेव आदि के प्रभाव का विश्लेषण करता है। तो ये जानकारी आप लोगों के सामने यहां से आई। अब जैसा कि आपको पता है कि 5वें प्रश्न के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न कौन सा है? आज का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कोरोना वायरस मुक्त जिला कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश राज्य का कोरोना वायरस मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये आपने अपने जवाब को आपने उसमें करंट अफेयर में इनबॉक्स में बताइएगा कमेंट करके, जिसके पश्चात जो सही जवाब देंगे, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं, उनको अगली जो पुस्तक आ रही है उन सभी को वो भेंट करी जाएगी। उसके पश्चात कल का प्रश्न जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि किस देश ने विदेशी जहाजों को आग के हवाले करने का अधिकार दिया है? तो अब ऐसा कौन सा देश है जिसने कि जो विदेशी जहाज हैं इनको आग के हवाले करने का अधिकार दिया है? तो ऐसा देश है चीन। चीन ने ये कहा है कि जो भी उनके क्षेत्र में आता है जिससे कि चीन के जो अधिकार हैं उनका हनन होता है, चीन की सीमाओं का हनन होता है, तो आप उन विदेशी जहाजों को आग के हवाले कर सकते हैं। तो ये ऐसी जानकारियां थी जो मैंने कल प्रश्न पूछा था। उसके पश्चात अगला प्रश्न, एमफेक्स 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन सेनाओं के बीच में हुआ है? तो पहली है भारतीय थल सेना, दूसरी भारतीय वायुसेना, तीसरी भारतीय जल या नौसेना। तो ये जो एमफेक्स 21 सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन उपरोक्त सभी भारत की तीनों सेनाएं
संयुक्त रूप से मिलकर इसका आयोजन कर रही है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और देखिएगा कि इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन जो है वो हो रहा है। उसके पश्चात बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाएं मिलकर के इसमें भाग ले रही है और तीनों सेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास है। और यहां से एक प्रश्न बनता है कि भारत के पहले सीडीएस कौन है। सीडीएस मतलब है कि जो सीडीएस है वो है जनरल विपिन रावत, क्योंकि वो भारत के पहले सीडीएस बने हैं और उनका कार्य है कि जो तीनों सेनाएं हैं इनके बीच में तालमेल, सामंजस्य स्थापित करना ही उनका मुख्य कार्य है। उसके पश्चात अगला प्रश्न कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है कि मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा जो हैं वे अब पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति पद का उन्होंने चुनाव जीता है और वे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अब तैयार हुए हैं। इससे पहले देखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। अब देखिएगा ये उनका दूसरा कार्यकाल है। बात करें उनकी पार्टी कौन सी है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी। वे 9 मार्च 2016 से राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं और 9 मार्च 2016 से है और जिसके पश्चात 9 मार्च 2021 से उनका दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो जाएगा। पुर्तगाल के बने हैं, तो पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है, लिस्बन। पुर्तगाल की मुद्रा कौन सी है, यूरो। इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए नियम पुस्तिका किसके द्वारा लॉन्च करी गई है। टोक्यो ओलंपिक जो है इसके लिए नियम पुस्तिका किसने लॉन्च करी है, तो ये नियम पुस्तिका जो है ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के द्वारा ये नियम पुस्तिका जारी करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में कि ये आईओसी, जैसे कि बता चुका हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा यह जानकारी दी जाएगी कि जो 15,400 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट हैं वे किस प्रकार से सुरक्षित रूप से जापान में प्रवेश कर सकते हैं। और जैसा कि टोक्यो ओलंपिक जो है इनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। अब ये देखिएगा कि ये पुस्तिका आईओसी ने जारी करी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा जारी करी गई है। तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 23 जुलाई 1894 में। मुख्यालय कहां है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है, थॉमस बैच। और महानिदेशक कौन है, तो क्रिस्टोफर डी कैपर। क्रिस्टोफर डी कैपर जो हैं वे आईओसी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको यहां से दी हैं। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस मौत वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है। 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस मौत वाला पहला यूरोपीय जो देश बना है वो कौन सा बना है, अब बना है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इसे ब्रिटेन भी कह सकते हैं, इसे इंग्लैंड भी कह सकते हैं। तो ये अब ऐसा पहला यूरोपीय देश बना है। लेकिन ये बात हुई यूरोपीय की, अभी तक यूनाइटेड किंगडम में 1,162 मौत दर्ज करी जा चुकी है और 1 लाख से अधिक मौत वाला विश्व का 5वां बना है। यूरोप का पहला, लेकिन विश्व का कौन सा देश, 5वां देश बना है। और इसके बाद ये देखिएगा आप लोग कि इससे पहले 4 देश कौन कौन से हैं जिसमें 1 लाख से अधिक मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। पहला अमेरिका, दूसरा ब्राजील, तीसरा भारत और चौथा है मैक्सिको। ये 4 ऐसे देश हैं जहां की कोरोना वायरस से 1 लाख मौत हो चुकी है। उसके पश्चात अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि कहां पर नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया गया है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर भी नाव पर चलता हुआ पुस्तकालय बच्चों के लिए शुरू किया गया है, तो अब ये योजना या ये पुस्तकालय कोलकाता में शुरू किया गया। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। जिसके बाद बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा ये शुरू किया गया है, किसके सहयोग से, हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से ये शुरू किया गया है। इस तरह की यह पहली पहल है और यह पुस्तकालय जो है लोगों को 3 घंटे की यात्रा पर ले जाएगा। 3 घंटे तक
ये नाव ले जाती है लोगों को यात्रा के लिए, जिसमें कि वो इस पुस्तकालय में आराम से पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, नई जानकारियां एकत्र कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, दोनों का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।